वो लम्हे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री आगे आगे चल रहे हैं, उनके साथ गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं और उनके पीछे सारे सांसद आपको एक एक करके चलते हुए एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो फासला बता रहे थे देवेंद्र, आपका चंद मीटर का फासला है ये। जो दरवाजा है पुरानी इमारत का, बिल्डिंग का, संसद की और नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का, उसके अंदर जाने के लिए, और प्रधानमंत्री सबको लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं नई पार्लियामेंट के कक्ष में। आज गणेश चतुर्थी भी है और ये खास दिन चुना गया है जब ये काम किया जाए, जब हम इस ऐतिहासिक संसद की इमारत को छोड़कर नई इस बहुत ही भव्य, बहुत ही मॉडर्न बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट हो। देवेंद्र बिल्कुल सौरभ, और इसमें एक चीज वाकई दिलचस्प हुआ कि सारी हम लोग गुडी गुडी और अच्छी अच्छी चीजों पे बात कर रहे हैं, लेकिन जर्नलिस्ट के हिसाब से अगर देखिए जो पार्लियामेंट कवर करते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं, उनके लिए थोड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। पिछली बिल्डिंग की तुलना में, पुरानी इमारत की तुलना में इस नई इमारत में चैलेंजेस आने वाले हैं। वो चैलेंजेस इस लिहाज से कि इस नई इमारत को आधुनिक समय की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया। आधुनिक समय की जरूरतों की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सिर्फ भौतिक जरूरत नहीं, बल्कि संचार क्रांति के इस युग में हर एक इन्फॉर्मेशन, वही इन्फॉर्मेशन बाहर निकले जिसका निकलना जरूरी हो, उसी समय पर निकले जिस समय पर निकलना जरूरी हो, इसका ध्यान रखना बड़ा अहम हो जाता है। क्योंकि एक तरह से फ्री फॉल है अभी इन्फॉर्मेशन के मामले में। और अभी जैसे पुरानी इमारत की थोड़ा बात करें तो आप किसी भी दफ्तर के बाहर जाकर खड़े हो सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस के बाहर, और वहां आप देख सकते हैं दिन भर कि कौन व्यक्ति अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, कौन कितनी देर तक बैठा। कई संवेदनशील मामलों में ऐसी सूचनाओं का बाहर आना ये नुकसानदायक होता है, लेकिन रिपोर्टर के लिहाज से देखें तो आपको लगता है कि हाँ वो तो बहुत अच्छी चीज है कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। नई इमारत में व्यवस्था ऐसी की गई है कि इसमें जो प्राइम मिनिस्टर का सेक्शन है उसको अलग किया गया है। जर्नलिस्ट का एकदम डिफाइंड रोल है कि किस जगह पे आपको जाना है, वहां से सीधे गैलरी में जाना है। तो एक जो बहुत फ्री रोमिंग की व्यवस्था थी पुरानी इमारत में, नई इमारत में वो नहीं होने जा रही है। लेकिन फिलहाल तो अगर सांसदों की बात करें तो उनके लिए तो आपका काम थोड़ा बढ़ जाएगा, ये कहना चाहिए। देखिए फिलहाल जरा तस्वीरों पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री आगे आगे चल रहे हैं, उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह हैं, जेपी नड्डा आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे सांसद उनके पीछे पीछे चलते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस के हाथ में संविधान की कॉपी भी आपको दिखाई देगी। और ये बिल्कुल अपने आप पे ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त हैं जब प्रवेश कर रहे हैं सभी सांसद प्रधानमंत्री की अगवानी में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर। विजय जी क्या कहेंगे इस मौके पर? बिल्कुल ये ऐतिहासिक मौका है और एक समझना चाहिए हिंदुस्तान की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। कुछ नारे भी लग रहे हैं वहां सब कर के हिसाब से। सौरभ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा तो नहीं कि वो लोग परिक्रमा कर रहे हैं। ये भी मुमकिन है। बिल्कुल, गेट नंबर 1 से अगर आप बाहर निकले नई बिल्डिंग में जाने के लिए तो उसमें इस तरह के कर्व का परिक्रमा का दिख रहा है। बेसिकली ये गोल है, अभी ये नई बिल्डिंग की तरफ नहीं गए। ये मुमकिन है कि सभी सांसद जो है और प्रधानमंत्री आगे आगे चल रहे हैं, वो एक परिक्रमा कर रहे हो इस संसद की इमारत की। तो ये भी अपनी रिस्पेक्ट शो करने का बड़ी हो जाएगी देवेंद्र, बहुत बड़ी है। ये थोड़ी देर बाद हम लोग ये तस्वीर साफ कर पाएंगे, क्योंकि ये भी संभव है कि प्राइम मिनिस्टर अगर अपने ऑफिस में चले गए होंगे तो वहां से जब निकल कर आएंगे ये तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर का, ये यहाँ से गजद्वार पर पहुंचेंगे क्योंकि परिक्रमा और एक परिक्रमा नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस से बाहर निकल कर ही आए हैं और यहाँ से थोड़ी देर पे आगे बढ़ेंगे तो गेट नंबर 1 दिख रहा है, वहीं से लेफ्ट हो जाना है। उससे पहले से ही लेफ्ट हो जाना है क्योंकि पार्लियामेंट के दरवाजे तक लेके जाएगा ये। और देखिए आपको सामने अब जो है नया भवन जो है दिखाई दे रहा है। क्या नारे लगा रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं इस वक्त सांसदों के बीच में, ये भी जानना जो है बड़ा दिलचस्प होगा। सभी सांसद जो है नई बिल्डिंग की ओर इस वक्त चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सामने वो नया भवन जो है आपको दिखाई दे रहा है। आप सुख सुविधाओं की बात कीजिएगा, फैसिलिटीज की अगर बात कीजिएगा तो जमीन आसमान का अंतर है इस नई बिल्डिंग में और उस नई बिल्डिंग के अंदर। एकदम सौरभ, और काम करने की जरूरत के लिहाज से एक सांसद को जो कुछ भी चाहिए उन सारी चीजों की व्यवस्था वहां पर की गई है और एकदम हाईटेक तरीके से, जो कि आधुनिक समय की जरूरत के हिसाब से बहुत जरूरी था। और सिर्फ सदन में बैठने के लिए नहीं, सदन से बाहर की भी अगर बात करें तो दूसरे ऑफिसेज हैं जैसे मंत्रियों के। कोई भी सांसद अगर आप देखें तो जब सत्र चल रहा होता है तो उनके पास सदन की कार्यवाही में भाग लेने के अलावा दूसरा बड़ा काम ये रहता है कि वो मंत्रियों के पास अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जाते हैं, लेटर देने जाते हैं। और वहां पर अगर सभी केंद्रीय मंत्रियों के दफ्तर उसी रूप में उपलब्ध हो जहां पर जितनी बड़ी जनसंख्या में वो बुलाना चाहें, लोगों को बुला सके, मीटिंग कर सके, तो उन सांसदों का काम भी आसान हो जाता है। और उस लिहाज से नई इमारत में उन सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। आगे जब नई इमारत का दूसरा हिस्सा बनेगा जो कि ऑफिसेज होंगे तो उसमें हर एक सांसद के लिए ऑफिस भी होगा। अभी किसी सांसद को अगर मान लीजिए नोटिस देना है तो बाहर वो गेट पे खड़ा होकर हाथ में फाइल लेके उसी पे लिख रहा होता है, उसके बैठने की कोई जगह नहीं होती है।
उसको सदर में जाना हो तो इन सारी चीजों की व्यवस्था नहीं इमारत में देखिए कुछ ऐसी फीलिंग आ रही जैसे आपका कोई पुश्तैनी घर होता है ना, उसे छोड़ करके जब आप नया मकान बनाते हैं, नया घर जो आप बनाते हैं, उसमें जब आप प्रवेश करते हैं। इसका जिक्र भी किया था कि भाई पुरानी बिल्डिंग से हम नए बिल्डिंग में जा रहे हैं, पुराने घर से नए घर में जा रहे हैं। और आज तो क्या 2 बजे तक का बहुत अशुभ मुहूर्त भी है गृह प्रवेश का, 2:10 तक का। ये गृह प्रवेश ही हो तो रहा है। वही गृह प्रवेश है बेसिकली। वो प्रधानमंत्री मोदी ने यह ध्यान में रख के किया था कि गणेश चतुर्थी के दिन जो बहुत एक मुहूर्त के हिसाब से बहुत अच्छा दिन होता है, गृह प्रवेश के लिए बहुत अच्छा माना जाता है किसी भी घर को शिफ्ट करने में। तो पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में आज जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसको ध्यान में रख के आज गणेश चतुर्थी का दिन चुना था और 2:10 के पहले ये सब प्रवेश करेंगे। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री की सोच दिखाती है। और अब कल से और आज से कुछ घंटे बाद से अब पूरा देश नई बिल्डिंग में सदन की कार्रवाई को देखेगा। पूरा सदन अब पुरानी, आप कह सकते हैं कि एक तरफ आपकी विरासत है, एक तरफ आपका भविष्य है। बिल्कुल, एक तरफ विरासत है, अब भविष्य। सेंट्रल हॉल जिसमें ये प्रोग्राम हुआ, वहां पर हमने संविधान बनाया था। 6 दिसंबर 1946 से लगातार संविधान सभा की बैठक हुई 2 साल और उस पर पूरा संविधान बना है। आज प्रधानमंत्री जी ने नए भवन का नाम भी संविधान सदन कर दिया है। तो क्या ये चर्चाएं फिर शुरू होंगी कि कोई नया संविधान लिखने की एक नई एक्सरसाइज शुरू हो रही है? आपको याद हो कि वाजपेयी सरकार ने कंट्रोवर्सी छेड़ना चाहते हैं। नहीं, संविधान सदन का कोई कंट्रोवर्सी बनी है संविधान को लेकर बहुत सारी। सौरभ इतनी खतरनाक छोड़ रहे हैं बीजेपी, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। खतरनाक बीजेपी के लिहाज से है, क्योंकि आप देखें तो जैसे इस बार घोसी का जो उपचुनाव हो रहा था, वहां पर समाजवादी पार्टी का एक कैंपेन का जो हिस्सा था, संविधान की छोटी छोटी प्रतिलिपि बना के वो लोगों के बीच बांट रहे थे कि बाबा साहब ने दिया है, बीजेपी इसको बदलने वाली है। तो अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो ये संविधान बदल जाएगा। देखिए ये तो प्रोपेगेंडा जो इस वक्त चल रहा है उसकी कोई इंतहा नहीं है कि संविधान बदल दिया जाएगा। मैं विपक्ष अभी तक कल तक भी कह रहा था कि भाई ये बीजेपी जीत गई तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे देश के अंदर। सौरभ, विपक्ष के पास तो ये हक नहीं होता। यदि आप 1975 के बाद जब इमरजेंसी लगी है और उसमें जब 76 में 42nd अमेंडमेंट जो हुआ ना, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा संविधान बदल गया। जो लोग संविधान को जानने वाले लोग हैं वो उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान सारे अधिकार, जनतांत्रिक अधिकार, हमारे पार्लियामेंट्री अधिकार, आम आदमी के अधिकारों को बंद कर दिया था, कैद कर दिया था, और 42nd अमेंडमेंट में तो सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। वो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। तो यदि वो उसके बाद जनता पार्टी की सरकार नहीं आती और 44th अमेंडमेंट नहीं होता तो आज हमें बहुत सारी चीजों पर चर्चा करने का भी शायद मौका नहीं मिलता। तो इसलिए वो सब लोगों को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि जिन लोगों ने 42nd अमेंडमेंट किया है उस पर वो लोग आज संविधान, और अभी संविधान बदलने का मतलब संविधान रिव्यू होता है, जैसे वाजपेयी सरकार में हुआ कि वेंकट चलैया कमीशन बना, रिव्यू पर बात हुई कि किस तरह से रिव्यू किया जा सकता है। और 110 से ज्यादा आपने अमेंडमेंट किए हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि ये समय के साथ बदलने वाला संविधान है, जो जरूरत होगी। हिंदुस्तान बदल रहा है ना, बिल्कुल। हिंदुस्तान की जरूरतें बदल रही है, हिंदुस्तान की व्यवस्था बदल रही है। 100 से ज्यादा बार आप पड़ेगा संविधान। पहला अमेंडमेंट 1 साल के भीतर कर दिया जवाहरलाल नेहरू ने। जो सरकार आई थी जिसने संविधान बनाया, जिस संविधान सभा में वो थे, उन्होंने सबसे पहला अमेंडमेंट किया। और पहला अमेंडमेंट क्या किया? फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल किया गया। हिंदुस्तान के संविधान का पहला अमेंडमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने का है। तो इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं। अब बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, बहुत सारे लोग चर्चा, आप एक उंगली उठाते हैं तो चार अपनी तरफ वही बात है। तो सौरभ, ये जो यात्रा शुरू हुई, इस यात्रा में आपको सामूहिकता नहीं दिखी है। इसमें आप देखें तो कम से कम शुरुआती दौर में सिर्फ आपको बीजेपी के लोग नजर आ रहे हैं। मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो भी अगर साथ जाते हैं तो वैसी तस्वीर नजर नहीं आ रही है। पीछे जरूर नजर आया, हरसिमरत कौर नजर आ रही थी, अदरवाइज अधिकांश आपको पीछे भी बीजेपी या एनडीए के सांसद ही नजर आ रहे हैं। भारत माता की जय के नारे जो है वहाँ सांसद सभी लोग लगा रहे हैं जब वो प्रवेश कर रहे हैं। और देखिए महिला सांसद, उनके लिए तो आज वाकई बहुत दोहरी खुशी का दिन है। एक तरफ आप जो है नई बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हैं, नई पार्लियामेंट की इमारत के अंदर, दूसरी ओर उन देश की महिलाओं को जो अधिकार मिलने जा रहा है, उससे बड़ा लम्हा, उसके बराबरी के लम्हे तो हमारे देश के इतिहास में बहुत कम होंगे। जैसे जब वोट का अधिकार मिला हमारे देश के अंदर एक आम नागरिक को, उसकी तुलना आप कर सकते हैं इससे कि आप एक आधी आबादी को जो है अधिकार दे रहे हैं। उतने का ही अधिकार है। और यदि उसको उससे आगे जोड़ूं तो जब हमारे पास SC ST का रिजर्वेशन हुआ 27.5%, तो वो भी एक बड़ा काम था। उससे भी हिंदुस्तान की तस्वीर बदली ना। जो हमारे SC ST के भाई लोग थे, उनका सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ी है। और उससे जब राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ती है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, तो आप सोशल रिफॉर्म को ज्यादा मजबूत तरीके से चला पाते हैं। और इसलिए मैं इस बात का पक्षधर हूं कि महिलाओं का रिजर्वेशन होगा तो जो हिंदुस्तान, अभी देख रहा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखे तो 184 कंट्रीज में हम 143 नंबर पर हैं इंडेक्स में। ठीक है, देश में अभी हमारे पास 15% MPs हैं जो
महिला एमपी हैं, 13% राज्यसभा में है, 19 राज्य ऐसे हैं जहां पर 10% से भी कम महिलाएं एमएलए हैं। नागालैंड और मिजोरम तो ऐसे राज्य हैं जहां पर एक भी एमएलए महिला नहीं है। बहुत सारे राज्य हैं जहां पर 12% है, तो बहुत कम आबादी है। दुनिया के ऐसे देश हैं जहां पर 30%, 40% हो गया। आज 34 देश ऐसे हैं जहां पर स्टेट जो हेड है वो महिला है। तो अभी हमें बहुत सारी दूरी तय करनी है। हमारे पास बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन महिलाओं का पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ कि सारी तस्वीर। सफर लंबा, लेकिन शुरुआत तो करनी होगी कहीं से। शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हाँ, शुरुआत हो गई। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हमारे साथ। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत आपका भी। देखिए, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन है आज, और ऐसे ही दिन पे इतिहास लिखा जाता है और हम सब लोग साक्षी बन रहे हैं उसके। नहीं, निश्चित तौर पर सौरभ जी, और मुझे लगता है कि भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद से दुनिया को एक रास्ता दिखाने वाला रहा है। और मैं ये जब कह रहा हूं तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब महिला पुरुष के अधिकार की बात थी, तो जब विकसित देशों को नहीं समझ में आ रहा था कि नागरिक अधिकार, वोट का अधिकार, संपत्ति का अधिकार वो हम कैसे दें, तो वो भारत ने करके दिखाया। वो संविधान सभा हमारी तय करके चली गई। आज जो 3 दशक से जो मांग थी, जो सचमुच हो जाना चाहिए था, और मैं तो कहूं कि इसे राजनीतिक दलों को अपने से भी करना चाहिए था। आप अगर 10%, 15% या उससे भी कम हिस्सेदारी महिलाओं की जनप्रतिनिधि के तौर पर है, तो इसमें हमारे राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा दोष है। लेकिन आज अगर ये सरकार लेकर आ रही, नई संसद में लेकर आ रही, तो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है और सबको इसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सब लोग इसका स्वागत भी करेंगे, सब लोग इसका साथ भी देंगे। प्रधानमंत्री ने बार बार भी ये बात कही भी है कि आज राजनीति में फंसने का दिन नहीं है, ये वो पीरियड नहीं है, काल नहीं है जब छोटी छोटी बातों में उलझे, बड़े फैसले करने हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब फैसलों में देरी भी नहीं आप कर सकते। जब वो कहते हैं कि ऐतिहासिक फैसलों का काल है, इसको तो ये भी मान लेना कि हर कोई तो कह रहा भाई हमारी भी इच्छा थी, कांग्रेस कह रही कि हम 2010 में लेकर आए, ठीक है, वो नहीं पास करा पाए, तो अब कम से कम जब एक सरकार इनिशिएटिव लेकर आई है तो उसको कोई बाधा नहीं खड़ी करनी चाहिए। उसके सामने कोई इफ बट या कोई क्लॉज लगाकर या कोई कहे कि हमें ये चीज नहीं पसंद है, मुझे लगता है कि इसको पारित कराना चाहिए। और उसके बाद अगर उसमें कुछ लगता है तो आपके पास बहुत खुला अवसर होता है आगे संसद हमारी, जिसको कहते हैं ना कि नई संसद में एक ऐतिहासिक क्षण हो जाए, उसके बाद आप तय करिए कि ये चीजें हैं जो मुझे लगता है और दुरुस्त कर देनी चाहिए। ये तो परीक्षा भी है ना उन तमाम दलों की जो कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं, हमने पहले कहा था कि आप इसको लेकर के आइए, महिलाओं के अधिकार का मामला है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाली शर्तें जो है इसमें ना लगाएं। और अब जब ये कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, बिल पेश किया जाएगा और नई पार्लियामेंट की इमारत में काम होगा, उस वक्त क्या भूमिका रहती है इन तमाम दलों की, वो हमको देखना होगा। लेकिन ये तस्वीरों पर बार बार जो है ध्यान जा रहा है और दिल कह रहा है कि ये इतिहास बनते हुए हम लोग आज देख रहे हैं, जब हम नए सदन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं पूरा। और जब ये आप सब नेताओं को देखते हैं, सांसदों को देखते हैं, प्रधानमंत्री को देखते हैं, तो ये सब हमारे प्रतिनिधि हैं। तो ये जो आप गमन देख रहे हैं ना दूसरे भवन के अंदर, ये पूरा देश चल रहा है एक समझ से। बिल्कुल सौरभ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो पार्लियामेंट कॉरिडोर में पैदल बाहर के हिस्से में पहली बार वो इतना चले होंगे, क्योंकि आमतौर पे देखें तो गाड़ी से ही मूवमेंट कोई प्रधानमंत्री वहां से अगर निकल के वो जाते हैं, अगर एनेक्सी में है तो वो गाड़ियों से ही जाते हैं सुरक्षा काफिला के साथ। लेकिन आज उन्होंने चयन किया कि नहीं, उन्हें पैदल ही गमन करना है और वहां तक पहुंचना है। समझा जा सकता है कि हर एक लेवल पर अपनी तरफ से उनकी ये मैसेज देने की कोशिश है कि भारत की जिस नई इमारत में हम लोग जा रहे हैं वो किस नई सोच के साथ जा रहे हैं और वहां जाकर क्या करना है। रही बात महिला आरक्षण बिल की, सौरभ, तो सर्वदलीय बैठक में भी उन दो दलों ने, समाजवादी पार्टी की बात करें या आरजेडी की बात करें, उन लोगों ने कोटा विद इन कोटा की मांग उठाई थी। मसला ये नहीं रहता, क्योंकि आरजेडी के तो लोकसभा में वैसे भी कुछ ताकत नहीं है, राज्यसभा में जरूर उनके सांसद हैं, लेकिन उन दलों के पास पीछे अगर विपक्षी दल खड़ा हो जाए और भले ही सामने से ये कहे कि हम तो बिल के समर्थन में उनको हवा देना शुरू करें, तो वो एक तस्वीर थोड़ी खराब हो सकती है। क्योंकि प्रधानमंत्री भी ये चाहेंगे कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाए। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि देश ये चाहेगा कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाए और कोई इफ बट न लगाया जाए। लेकिन संभावना इसकी कम रहेगी कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी की तरफ से इसमें कोशिश न किया जाए कोई व्यवधान डालने को। लेकिन सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट काफी पहले किया जा चुका है इस बिल को लेकर, और कल भी हमें जानकारी मिली कि शीर्ष स्तर से कुछ मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि अलग अलग क्षेत्रीय दलों के नेताओं से, जो कि दिल्ली में मौजूद नहीं रहते हैं, उन नेताओं से भी संपर्क करके उन्हें ये बताया जाए कि ये बिल कितना अहम है। और खासतौर पर अगर टीएमसी की भी बात करें, ममता बनर्जी वैसी नेता हैं, जब वो एनडीए में थी तो उन्होंने वाजपेयी जी के समय में इस बिल को लाने की कोशिश की गई थी, तो जब एक सांसद बिल की कॉपी फाड़ने के लिए जा रहे थे तो ममता बनर्जी ने उनका कॉलर पकड़ के उनका रोका था। तो समझा जा सकता है कि राज्यसभा में भी
टीएमसी जो कि ज्यादा ताकतवर नजर आती है, या फिर लोकसभा में उसके जितने सांसद हैं सभी इस बिल के पक्ष में ही वोट करेंगे। आरजेडी और समाजवादी पार्टी पर सिर्फ नजर टिकी रहेंगी कि उनका रवैया क्या रहता है। कांग्रेस पार्टी की भूमिका मुझे लगता है बहुत अहम होने जा रही है, क्योंकि विपक्ष की धुरी इस वक्त कांग्रेस पार्टी उसमें राहुल गांधी जी ने कह दिया कि वो बिना शर्त समर्थन देंगे, लेकिन सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन जो है वो उसमें जितने सहयोगी दल है ना वो सब मोटे तौर पर ओबीसी रिजर्वेशन वाले लोग हैं। तो क्या उनकी बात को राहुल गांधी या कांग्रेस दरकिनार करना चाहेगी या कर सकती है? चाहने की बात अलग है, दरकिनार कर सकती है, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि कोटा विद इन कोटा को क्या, जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि अब बड़ा मौका है, एक बार इसको कर दें फिर उसको बदलना होगा तो वो बाद में बदला जा सकता है, संशोधन होते ही हैं। ओबीसी का रिजर्वेशन भी बाद में हुआ है तो वहां पर भी रिजर्वेशन हो जाए, लेकिन वो एक बड़ी डिमांड है। और इवन एनडीए में भी अभी जो 38 दल आ गए हैं उसमें से समझिए कि 30 दल ऐसे हैं जो ओबीसी रिजर्वेशन की मांग करने वाले लोग हैं, भले ही उसका संसद में हिस्सेदारी है कि नहीं है, तो इस सब पर भी करना पड़ेगा। और जैसे बात हुई कि सब लोगों का इसका स्वागत करना चाहिए, तो मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं कि सारे विपक्षी दलों को इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी ये कहना चाहिए कि ये सब लोगों की एक्सरसाइज का नतीजा है। जो लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ी है, कांग्रेस ने भी लड़ी है। कांग्रेस ने एक बड़ा काम तो किया ही कि राज्यसभा में उस बिल को पास करवाया, और लेफ्ट पार्टीज ने गीता मुखर्जी से लेकर देवेगौड़ा साहब से लेकर सभी लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है, तो सबके कंट्रीब्यूशन को भी याद किया जाए। तो वो उससे एक बात बनकर आएगी कि सब लोग मीठे तरीके से निकल कर आए। और मुझे नहीं लगता अब वक्त आ गया है हिंदुस्तान में कि इस बिल को रोकने की संभावनाएं बहुत कम मुझे लगती हैं। हालांकि पॉसिबिलिटीज पर तो आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है हिंदुस्तान की आवाज है ये कि अब इस बिल पर रोका नहीं जा आज भी अगर कोई इसका विरोध करता है तो आप भविष्य के आड़े खड़े होते हुए नजर आएंगे। ये सब पार्टियों को सोचना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि आज अगर आप इसका विरोध करते हैं तो पहले आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। हमें राजनीतिक दल के तौर पर, समाज के तौर पर महिलाओं को जो भूमिका देनी थी और उन्हें अपने आप देनी थी, हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। आज हम कहते हैं किसी भी फील्ड में देखिए तो महिलाओं की भागीदारी है, वो कहीं ऐसा तो है नहीं कि कम कर रही। इसी सरकार ने रक्षा मंत्री से लेकर वित्त मंत्री से लेकर दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं को बैठाया। इसी सरकार के कामों में जब हम मून मिशन या आदित्य L1 देखते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि महिला कैसे लीड कर रही। इसी सरकार में ऐसे ढेर सारे काम हो रहे हैं, जब महिला खिलाड़ी जीत कर आती है तो प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े होते हैं। सवाल यहां ये है कि जब हम कह रहे हैं कि कोटा विद इन कोटा करना है, तो क्या वो पार्टियां ईमानदारी दिखा रही हैं क्या जो कोटा की बात कर रही हैं? आपके पास तो अवसर है ना, अगर महिलाओं के लिए आरक्षित है और आपको लगता है कि नहीं ये करना चाहिए, तो आप उन महिलाओं को आगे आने दीजिए। आप अपने यहाँ जो पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं उनको टिकट देना शुरू कीजिए। ये तो बहुत सामान्य सा है। अगर इसको अड़ंगा लगाने के लिए आप लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कह भले कुछ रहे हो लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं। पहले पार्टी में जगह दें उनको। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आज भी अगर इसमें कोई इफ एंड बट या कोई शर्तें लगाना चाहती हैं कोई पार्टियां तो, लेकिन बहरहाल देखिए तस्वीरों में आप अभी देख रहे थे नए पार्लियामेंट हाउस के अंदर की तस्वीरें, नए संसद भवन की तस्वीरें। लगातार जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तब से हम लोगों ने आपको दिखाया है, इस पर हमने बात की है कितनी भव्य ये इमारत है। और इसकी तुलना आप विश्व भर की जितने भी ऐसे बड़े सदन हैं उनके साथ आप कर सकते हैं, बल्कि उन सबसे बेहतर, क्योंकि सबसे नई बिल्डिंग बनी है और सबसे आधुनिकतम जो है सुविधाएं इसके अंदर जो है वो दी गई हैं। प्रधानमंत्री ने आज सभी सांसदों की अगवानी की, लीड किया उनको इस नए परिसर में प्रवेश करते वक्त। उसकी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। और देवेंद्र ने आपको बताया कि आज ही इस नए परिसर के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सिटिंग होगी, दोनों सदन बैठेंगे। अब देखना होगा कि महिला सशक्तिकरण का ये जो बिल है ये कब लाया जाता है, कौन से सदन के अंदर लाया जाता है। लोकसभा में ही रखा जाएगा बिल तो लोकसभा में ही लेकर आएगी मुझे लगता है कि जो भी देवेंद्र जी ने कहा कि पहली बार मुझे लगता है कि जितने प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं उसमें शायद नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरी संसद का सर्वाधिक चक्कर काट चुके हैं। आपको याद होगा सेंगोल स्थापना के समय भी प्रधानमंत्री सेंगोल को लेकर उसका जो कार्यक्रम था, जो हवन का कार्यक्रम था, उसको लेकर जिस तरह से जाते हैं, और आज जिस तरह से, हालांकि वो दूरी बहुत ज्यादा नहीं है पुरानी और नई संसद के बीच की, लेकिन फिर भी वहां से इस तरह से जाना, ये कभी कोई और प्रधानमंत्री शायद ही संसद परिसर में इस तरह से घूमता हुआ दिखाओ। देखिए राहुल गांधी की भी तस्वीर दिखाई दे रही है, लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। दूसरी तस्वीर में देखिए राहुल गांधी खड़े हुए वो दिखाई दे रहे हैं आज। हालांकि जो तस्वीर खिंचाई गई सब सांसदों की, उसमें बड़ी ऊपर खड़े थे, पीछे खड़े थे राहुल गांधी। अधीर रंजन चौधरी के साथ और कांग्रेस के सांसदों के बीच में राहुल गांधी जो है वो आपको इस वक्त जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जहां तक महिलाओं के लिए आरक्षण का सवाल है, राहुल गांधी अपनी पार्टी की तरफ से बार बार कह रहे हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं, बिना शर्त जो है इसका हम समर्थन करते हैं। वो भी अब नई बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हैं।
उस वक्त लोग तस्वीरें खींच रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी के हाथ में शायद संविधान की प्रति है। तो सभी को सांसदों को नई संविधान की कॉपी दी गई है, एक नई कॉपी वहां पर दी गई है इस सदन से निकलते वक्त में। और जेपी नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने करीब करीब 2 दर्जन जो लीडर्स हैं पार्टी के, सांसद हैं, उनसे कल 2 घंटे बैठक की थी और कहा था कि आपको ये ध्यान रखना कि किसी तरह का व्यवधान इस बिल को लेकर नहीं आए। तो ये सरकार की जो सिंसियरिटी है वो बताती है कि ये नहीं है कि केवल एक पॉलिटिकल जेस्चर के लिए आप बिल को लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि अब बिल तो बहुत बार आ गया पॉलिटिकल जेस्चर के लिए। अब बिल पास होने के लिए तो जेपी नड्डा साहब ने सांसदों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो किसी तरह का व्यवधान संसद में नहीं हो इस बिल पर। पार्टी ने अपना विप तो पहले ही इशू कर रखा है बिल इसको लेकर, बिल को लेकर भी और संसद में उपस्थिति को लेकर, तो संभावना बन रही है। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल हिंदुस्तान की आवाज को समझना चाहिए और ये एमपीज को रोकने की बात नहीं है, ये आप अपनी बेटियों को रोक रहे हैं। और आज तो वो कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रही कि भी किसको बोलने का मौका दिया, किसको नहीं दिया, किसको सम्मान मिला, किसको नहीं मिला। आपने देखा कि जो सेंट्रल हॉल के अंदर कार्यक्रम हुआ उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले, अधीर रंजन चौधरी भी बोले। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, जैसे कहते हैं ना कि टोन सेट कर देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्पेशल सेशन की शुरुआत में जो भाषण दिया, बहुत से भाषण है और मोदी जी के भाषणों को अगर कहेंगे तो रेटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, जिसको हम कहते हैं कि ये ट्रेडिशंस हैं, ये परंपराएं हैं, उसमें प्रधानमंत्री का ये भाषण, ये सचमुच उस कैटेगरी में रखा जाएगा जो किसी देश के सर्वोच्च नेता का भाषण संसदीय परंपरा को आगे बढ़ाने वाला होता है। कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे आप किसी पर तंज कस रहे हो। अगर आपने अपनी कमियों की बात की तो अपनी अच्छाइयों की भी बात की, और वो जब अपनी कमियों की बात कर रहे हैं तो वो संसद थी, वो पार्टी नहीं थी। इसीलिए चाहे जो प्रधानमंत्री हो, चाहे जिसके कार्यकाल में कोई ढंग की घटना हुई हो, उसका उल्लेख प्रधानमंत्री के भाषण में था। और वहां से जो टोन सेट हुई, मैं ये कहूंगा कि अगर उसमें एक वो G20 के लोगो वाला छोड़ दें तो कोई भी ऐसी बात नहीं मुझे दिखी। अधीर रंजन चौधरी भी अच्छा ही बोल रहे थे। ठीक है, सोनिया जी ने थोड़ा कहा कैरी ऑन, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा था वो सब। मतलब मुझे लगता है इतना थोड़ा एक लाइटर नोट पे तो चीजें चलनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी लाइटर नोट पर है, उन्होंने उसको कोई बहुत स्ट्रेस देकर नहीं कहा, और जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा भी कि आपके स्तर की बात नहीं है। आज एक बात लेकिन उन्होंने ऐसी कही जिससे बच जाते तो शायद बेहतर था। जब चूंकि लगातार अब बात जो है, संकल्प जो देश की संसद ने लिया, भी देश को जो प्रधानमंत्री कहते हैं हमें 47 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो उन्होंने कहा कि जब तक ह्यूमन इंडेक्स में नहीं बढ़ेंगे विकसित राष्ट्र होने का कोई मतलब नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।